नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के जो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। तो पिछला दिन एक जो है आप सभी के लिए कंसेप्ट सीरीज़ स्टार्ट किया गया था। जैसे कि बात हुई थी कि कंसेप्ट सीरीज़ हम लोग देखेंगे और ये एक मास्टर सीरीज़ होगा, यानी इसके देखने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आप चाहें तो अपना जो भी आपके पास नोटबुक वगैरह है उससे रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो है ये पीपीटी आप सभी के लिए प्रिपेयर किया गया है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए और मार्केट का जो सबसे बेहतर कंटेंट है आपका। जैसे बात करें तो हम सबसे फर्स्ट प्रेफ़रेंस दिए हैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत को। यानी लक्ष्मीकांत को फ़ॉलो किया गया, साथ ही साथ मेरा अपना इनपुट है और ऐसे में आप सभी के लिए एक बेहतर सा जो है प्रयास किया गया है। तो पिछला दिन ये लेक्चर स्टार्ट हो चुका था और इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है इस चैनल पे। अब दूसरा बात आता है ये लेक्चर किनके लिए है? अभी आगामी जो बीपीएससी आपका 72 होने वाला है, यूपीपीसीएस है, बिहार में अन्य एग्ज़ाम है, बीपीएससी एडीओ है, टीआरई है, ठीक है, यूपीएससी है, सब एग्ज़ाम के लिए जो है ये लेक्चर बिल्कुल वैलिड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट और प्लस फैक्ट दोनों कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का यूनिक पॉइंट यही होगा कि कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों आपको कवर एक ही लेक्चर में करा दिया जाएगा। एक बेहतर सा पीपीटी और लेक्चर को आप लोग शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक शानदार सा आपका रिवीजन हो गया। पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और जो है देखेंगे तो 1765 में संधि के बाद उसको जो दीवानी राइट मिलता है और इसके बाद दीवानी राइट के बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है ये भ्रष्टाचार में व्याप्त हो जाते हैं, निजी व्यापार में व्याप्त हो जाते हैं। कैसे जब यहाँ से वो ब्रिटेन में जाते हैं तो बड़े-बड़े जो है गाड़ी खरीदते हैं, बड़े-बड़े घरों में रहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे में दिखाते हैं। तो ऐसे में जो है 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, यानी कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए लेके ब्रिटेन सरकार जो है प्रोसेस स्टार्ट करती है। ये सब डिटेल आप लोग पुराना लेक्चर में देख सकते हैं। ये लेक्चर मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने जो है पापा जी को। ठीक है, इनका मानना था कि और कहना भी था मेरे को स्पेशली कि समाज के लिए कुछ जो है बेहतर करें। ऐसे में देखिए एक छोटा आप सभी के लिए प्रयास है, अभी आगे चल के बहुत ही हम बेहतर और ज़्यादा करने का प्रयास जो है करेंगे। तो कल कंप्लीट हो चुका है 1773 से 1858, ठीक है? उसको हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं 1858 से। तो देखिए पहले बार रेगुलेटिंग एक्ट आया और कंपनी के कार्यों को नियमित करने का प्रयास किया गया, ठीक है? बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जो है जनरल को हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को बनाया गया। कलकत्ता में देखें तो एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया ताकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी व्यापार है उस पे प्रतिबंध लगाया जा सके, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखे थे कुछ कमियाँ रह गई थी 1773 में, जिसको दूर किया गया 1781, यानी इसका नाम ही रखा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है? और वो कमी क्या थी? तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार तय नहीं किया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद हमेशा आपस में टकराती रहती थी और ऐसे में जो है इसको दूर करने का प्रयास किया गया 1781 में। इसके बाद वहाँ पे पिट्स की सरकार आती है और पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो एक यहाँ पे शासन का नया ढांचा ही प्रस्तुत करता है। यानी आप देखेंगे द्वैत शासन की यहाँ पे शुरुआत होती है पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है? और कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र बोला जाता है। इसके बाद हम लोग देखें 1800 जो है आपको 13 का चार्टर कानून, यानी कंपनी को अब लाइसेंस दे दिया जाता है कि जाइए आप 20 साल तक के लिए व्यापार वगैरह कीजिए। कंपनी का व्यापारिक अधिकार लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, अंशतः पूर्णतः नहीं। इसके बाद 1833 में देखते हैं तो एक निर्णायक कदम होता है। यहाँ पे कंपनी के देखा जाए तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद हम 1853 पढ़े थे कि कैसे गवर्नर जनरल के परिषद को 2 भागों में बाँटा जाता है, कार्यपालिका और विधायिका। यानी एक छोटी संसद का ये नाम मात्र ही प्रयास यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि 57 का विद्रोह होता है, यानी भारतीय जो है देखेंगे चाहे वो हर एक वर्ग की बात करें, ठीक है? चाहे धार्मिक मामला हो, सामाजिक हो, सब स्तर से भारतीय लोग जो है परेशान हैं और ऐसे में सिपाही विद्रोह कर देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश शासन के महत्तम बचाव के लिए लाया जाता है आपको 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम। और इसमें क्या किया जाता है?
तब एक चेंजेस लाया जाता है, यानी अब बोला जाता है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। अब जो है शासन किसका चलेगा? तो ब्रिटेन संसद का चलेगा। ठीक है? यानी ब्रिटेन सरकार का चलेगा, यानी अब शासन होगा ताज का। और ऐसे में देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। भारत में एक नया राज्य सचिव का पोस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है? और नियंत्रक बोर्ड और निदेशक जो आपका कोड 1784 बना है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। इतना तक कहानी हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे निकलते हैं और फिर जो है रिवीजन वगैरह करेंगे हम लोग। देखिए एक-एक टॉपिक का आपको रिवीजन भी कराते जाएँगे और टारगेट अपना यही है कि लेक्चर देखने के बाद सब कुछ आपको याद हो जाए। ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट जो है करते हैं। ठीक है? यानी आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि भारत की आज़ादी की कहानी को एक अलग नज़रिए से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी बंदूक या आंदोलनों से नहीं बल्कि उन कानूनी दस्तावेज़ों से जो ब्रिटिश संसद में पास हुए। ठीक है? यानी 1892 से 61 से 92 होते हुए 1947 तक के सारे जो है बड़े अधिनियम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जो धीरे-धीरे, बहुत ही धीरे-धीरे लेकिन भारत का ये भविष्य जो है धीरे-धीरे कैसे तय करेंगी। ठीक है? ये कहानी जो है एक तरफ हम लोग देखेंगे पूरा रस्साकसी का होता है। एक तरफ भारतीय लोग ज़्यादातर अधिकतर माँग कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत इनके माँगों को मान रही थी लेकिन एक नियंत्रण में। ठीक है? यानी वो लोग सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है? तो ऐसे में जो है एक कानूनी जंग यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं 1861। देखिए 1858 कल हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 1861। आखिर देखिए 1861 में ये नया प्रशासनिक ढांचा क्यों लाना पड़ा? ठीक है? देखिए, जो 1857 में भारत में हुआ था, वो अंग्रेज देखे थे कि कितना भयावह था। ऐसे में 1858 के बदलाव के बाद अंग्रेज को एक समझ आ गया था कि अब जो है भारत जैसे विशाल देश पे बिना भारतीय को सहयोग से शासन करना क्या है? बिल्कुल असंभव है। और इसलिए ये लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है लेके आते हैं। यानी कहा जाए तो प्रतिनिधि संस्थाओं का शुरुआत किया जाता है। ठीक है? अब भारतीयों को भी जो है अब शासन प्रशासन में शामिल करने का जो है यहाँ से बात उठता है। ठीक है? क्लियर है? तो बेसिक समझ में आ गया कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्यों लाना पड़ा। ठीक है? अब आखिर इसमें क्या था? ठीक है? इस अधिनियम में। तो पहला मैं बोला प्रतिनिधि संस्थाओं का शुरुआत किया गया। ये क्या था? तो देखिए वायसराय के कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना शुरू किया गया और 1862 में लॉर्ड केनिन के 3 भारतीय को अपना विधान परिषद में शामिल करते हैं। ठीक है? ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है? और ये क्या था आपका? तो बनारस के राजा थे। ठीक है? पटियाला के महाराजा और दिनकर राव। ठीक है? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी भारतीय सदस्यों का मनोनयन का शुरुआत होता है। ठीक है? यानी वायसराय के कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना शुरू किया जाता है और कैनिन के द्वारा 3 भारतीयों का अपना विधान परिषद मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है विकेंद्रीकरण 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन। यानी देखेंगे तो फिर से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति दे दिया जाता है। ठीक है? जो देखेंगे कि 1773 में केंद्रीकरण का प्रयास किया जा रहा था और अब फिर से विकेंद्रीकरण यहाँ पे किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। यानी 1773 में जो केंद्रीकरण शुरू किया गया था, अब यहाँ से फिर इसको पलटा गया, मद्रास और बम्बई को उनको विधायी कानून बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है? नेक्स्ट नया विधान परिषद, बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 66 और पंजाब 1897। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 में। देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली आखिर था क्या? ठीक है? देखिए कैनिन के द्वारा 1859 में इसे शुरू किया गया, लेकिन 1861 के एक्ट के द्वारा इसको कानूनी मान्यता दिया गया। यानी ये वायसराय की परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग का प्रभारी बनाया गया। ठीक है? वायसराय के मैं एक अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी आपको समझाऊँगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप लोग बस ध्यान से
लेक्चर को सुनेंगे और आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो इसको शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है? और आप लोग के पास ऑप्शन यूट्यूब देता है, आप इस लेक्चर को 2.0 में भी करके सुन सकते हैं, 1.5, ठीक है? आप लोग चाहें तो इसको सुन सकते हैं, ठीक है? एक तो हो गया विभागीय प्रणाली, यानी 1861 के एक्ट में देखा जाए तो वायसराय के परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग यानी गृह विभाग, सैन्य विभाग ऐसे दिया गया। और लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर आप लोग को याद रखना है। चलिए एक हम जो है एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बेसिक कहानी ये था कि मान लीजिए पहले एक स्कूल था, ठीक है। अब इस स्कूल में मान लीजिए एक प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल एज ए आप इनको वायसराय ट्रीट करें, ठीक है। सारा फैसले कौन करते थे स्कूल का? प्रिंसिपल करते थे पहले, यानी 1858 में। अब क्या हुआ, 1861 में तय किया गया कि अब जो है स्टूडेंट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट हम किनको बोल रहे हैं? भारतीय प्रतिनिधि को। भारतीय प्रतिनिधि के कुछ सदस्य को मीटिंग में बिठाया जाएगा, ठीक है। यानी जो वायसराय है इनके मीटिंग में बिठाया जाएगा, ध्यान देंगे वर्ड पे, सिर्फ सुनने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, प्रिंसिपल जो है अलग अलग टीचर्स को अलग अलग काम बांटेंगे, यानी एक स्पोर्ट टीचर होगा, जैसे कि एकेडमिक हेड होगा, ठीक है। तीसरा, अगर मान लीजिए स्कूल में कोई बड़ा समस्या आ जाए तो प्रिंसिपल के पास स्पेशल पावर होगा कि बिना मीटिंग बुलाए तुरंत जो है नियम पारित कर दे, यानी अध्यादेश का शक्ति दिया गया वायसराय को। क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्या 1861 में भारतीय को शामिल करना वास्तविक लोकतंत्र की शुरुआत थी? अगर थी तो क्यों, और नहीं थी एक लाइन में आप लोग जवाब चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। 1853 और 1861। 1853 में क्या था? केंद्रीकरण था, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन था। 61 में क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन, फिर से विकेंद्रीकरण हो गया, पहला चेंज। दूसरा, भारतीयों का भागीदारी देखेंगे 1853 में शून्य था, बिल्कुल जीरो। यहाँ पे देखेंगे तो सीमित भागीदारी, 3 लोग का मनोनयन होता है। कार्यप्रणाली देखेंगे 1853 में तो पूरी परिषद मिल के काम करती थी, पूरी परिषद मिल के काम करती थी, इकट्ठे काम करती थी। और यहाँ पे पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली शुरू किया गया, डिपार्टमेंट दिया गया अलग अलग, ठीक है। कोई अध्यादेश का शक्ति नहीं था 1853 में, वायसराय को कोई विशेष शक्ति नहीं था। यहाँ पे 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी करने का आपको शक्ति दे दिया गया, ठीक है। एक ट्रिक से भी आप लोग चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, VIP। भी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? V फॉर वायसराय ऑर्डिनेंस, यानी वायसराय का अध्यादेश। I फॉर याद रख सकते हैं इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। और P से आप याद रख सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। ये मेजरली जो है 1800 आपको 61 के अधिनियम में देखने को मिला है, ठीक है। आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न, जो लोग मेंस वगैरह लिखते हैं उनके लिए, बाकी जो प्रीलिम्स या जो वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए प्रश्न नहीं है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम शासन के केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण के एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था। इस पे चर्चा करना है और कम से कम 100 शब्दों में लिख के मेरे को आप लोग चाहे तो सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं 1892, ठीक है। 1892, 1861 के बाद देखेंगे आखिर क्या चेंजेज आता है कि फिर से 1892 में अधिनियम लाना पड़ता है। देखिए आप सभी को पता है कि 1861 के बाद कांग्रेस का जन्म हो गया है, 1885 में कांग्रेस बन चुकी है, ठीक है। अब भारतीय सिर्फ बैठने से अब खुश नहीं थे कि आप उनको बैठा के रखिएगा उससे वो खुश हो जाएंगे। अब वो चाहते थे कि बोलने और पूछने का भी उनको हक दिया जाए, दबाव बनाया गया, ठीक है। और ऐसे में दबाव का ही परिणाम था 1892 का आपको भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। यानी संसदीय चर्चा की यहाँ पे एक तरह से शुरुआत की गई, ठीक है। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का एक तरह से परिणाम था, यानी कांग्रेस के नेता क्या चाहते थे कि विधान परिषदों में भारतीय का संख्या बढ़ाया जाए और उनको बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है। अब देखिए अंग्रेज उनको बात तो मान लिए, बट
जो है कंजूसी के साथ, ठीक है? ध्यान देंगे कंजूसी के साथ। क्लियर? ऐसे में क्या किया गया, सदस्य की संख्या बढ़ाया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इस इमेज में क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भारतीय लोग आपको दिख रहे हैं। सदस्यों का संख्या क्या किया गया, पहले से बढ़ाया गया। पहला पॉइंट। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का संख्या बढ़ाया गया। बहुमत जो है लेकिन सरकारी का ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि देखा जाए तो 1892 में अगर देखा जाए तो आम जन का की कोई तो भूमिका यहाँ पे थी नहीं, ठीक है? लेकिन अनजाने में ही सही भारत में एक चुनावी प्रक्रिया का यहाँ पे बीज पड़ गया, ठीक है? अब ये सीमित था, भले अलग बात है, ठीक है? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में संख्या जो है बढ़ाई गई। लेकिन कीवर्ड है, ध्यान देना है, बहुमत सरकार का ही रहेगा। पहला पॉइंट, ठीक है? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है दूसरा आपका? देखिए यहाँ पे, तो बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, ठीक है? अब बजट पे आप क्या कर सकते हैं? बहस चर्चा कर सकते हैं। देखिए, ये एक्ट का सबसे बड़ा जीत था, ठीक है? पहली बार भारतीय को बजट पे चर्चा करने यानी डिस्कशन और सार्वजनिक हित के मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लेकिन इसका भी क्या था? लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? ठीक है? तो देखिए, आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक है? ना ही आप बजट पे वोट डाल सकते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है नामांकन यानी परोक्ष चुनाव। ये क्या था? जैसे मैं बोला ना कि एक तरह से देखें तो यहाँ पे चुनाव वाला जो है पद्धति शुरुआत हो जाता है, ठीक है? बट आज के चुनाव के जैसा नहीं था, प्रोसेस शुरू होता है। देखिए कैसे? तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। देखिए, चुनाव शब्द का कहीं भी इस एक्ट में प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जिला बोर्ड, नगर पालिका और जमींदारों की सिफारिश पे सदस्यों को मनोनीत करने का प्रक्रिया शुरू होता है, ठीक है? जिससे जिसके द्वारा परोक्ष रूप से चुनाव का नींव रखा जाता है। यानी यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद और बंगाल के चेंबर की सिफारिश पे वायसराय के द्वारा नामांकन। जिला परिषद और नगरपालिका की सिफारिश पे प्रांतीय परिषद में नामांकन। अधिनियम में ध्यान रखेंगे चुनाव का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है? उससे पहले आपको हम रिवीजन करा देते हैं, एक समान उदाहरण की तरह समझे इसको, ठीक है? कि 1861 में क्या था और 1892 में आखिर क्या हो गया। तो देखिए, 1861 में क्या थे आप? समझे कि आप एक बच्चे थे, ठीक है? इनके माता-पिता जो है सिर्फ़ जो है कमरे में बैठने का इजाज़त दिए। माता-पिता यहाँ आप लोग समझ लें जैसे अंग्रेज़ को, ठीक है? बस बैठने का इजाज़त दिया गया था 1861 में। लेकिन 1892 में क्या हुआ, बच्चे हैं थोड़े, आप बड़े हो गए, समझदार हो गए थोड़े, ठीक है? आप अपना जो है कुछ आवाज़ भी रखना चाहते हैं। ऐसे में जो है 1892 में जैसे आप बड़े हुए, आपको अपने घर के खर्चे यानी बजट पे राय रखने का अनुमति दिया गया 1892 में, ठीक है? क्लियर? लेकिन आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि आप जो है मम्मी-पापा जो भी आप बजट बना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये नहीं करें, ये अधिकार नहीं दिया गया था। क्लियर हो गया? ठीक है? बेसिक है कि बजट पे चर्चा करने का अधिकार पहली बार मिला। निर्वाचन पद्धति धुंधली रूप से ही बट जो है यहाँ से शुरू हुई, ठीक है? ये बात आप लोग याद में रखेंगे। मेजरली चेंज हम लोग देख ले क्या-क्या हुआ? तो 1861 में क्या था? केवल नाम मात्र के थे। 1861 में अगर भारतीय सदस्य देते, केवल नाम मात्र के 3 सदस्य रखे गए थे और यहाँ पे देखा जाए तो संख्या बढ़ा दिया गया। बजट पे चर्चा का अधिकार बिल्कुल नहीं था 1861 में। 92 में क्या हो गया भाई? तो चर्चा जो है कर सकते थे। प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पे बिल्कुल नहीं था 1861 में। ये दिन पहले सूचना वगैरह देके प्रश्न पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न की बात करें तो पहले भी नहीं था और अब भी जो है अनुमति नहीं दिया गया था। ठीक है?
तो 1800 जो है 92 को आप चाहें तो एक ट्रिक से भी मेमोराइज़ कर सकते हैं। ई, पी, क्यू। क्या है ईबीक्यू आपका? ठीक है। ई से इलेक्शन, एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत होता है। पी से देखिए बजट, बजट पे चर्चा, और क्यू से जो है प्रश्न पूछने का अधिकार। ठीक है, क्लियर? मेंस वाले के लिए एक प्रश्न है, चाहे तो आप लोग लिख के मेरे को भेज सकते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय राष्ट्रवाद की पहली विधायी जीत थी। इसको स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग अधिनियम जो है देखने जा रहे हैं, और ये है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम। और यहाँ से देखेंगे 1909, फिर 1919 का चर्चा करेंगे, 1935 और 1947, यानी 4 ही अब बचा हुआ है। कंप्लीट होगा आपका लेक्चर, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यानी अब देखिएगा तो भारतीय संविधान में ये देखा जाए तो पूरे इतिहास में भी सबसे विवादित रहा। नाम इसका है मार्ले मिंटो सुधार 1909 भारत परिषद अधिनियम। ठीक है? यानी यहाँ पे अगर हम इस एक्ट को अगर बोले तो बांटो और राज करो का अधिनियम भी बोल सकते हैं। एक्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है? कहानी क्या था? देखिए मार्ले उस समय जो है भारत के सचिव थे। ठीक है? मिंटो जो है उस समय भारत के आपको वायसराय थे। ठीक है? भारत के वायसराय मिंटो और मार्ले हो गए सचिव। इन लोग के समय ये लाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको मार्ले मिंटो बोलते हैं। इन दोनों का योजना था, ऐसे में इसको मार्ले मिंटो सुधार। अब ये सुधार था या क्या, आप खुद आप लोग कमेंट में मेरे को बताएंगे। ठीक है? ले 1892 तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? एक प्रश्न है, इसको आप लोग हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है? 1861 के अधिनियम के बारे में आप लोग सारे लोग जो है 1, 2, 4 यहाँ पे दिया गया है। सारे लोग देखिए, जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ वो आप चाहे तो बताएँ नहीं, लेकिन ये ज़रूर आप लोग जवाब बताएँगे कमेंट बॉक्स में। 1861 के बारे में क्या सही है? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति बहाल करके विकेंद्रीकरण किया गया। वायसराय के आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश अधिकार दिया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई। 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज दिनकर राव को वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। ऑप्शन सबको विजुअल होगा, जवाब जरूर आप लोग देंगे। ठीक है? कंजूसी कोई नहीं करेगा। ठीक है? बाकी लेक्चर शेयर करने में भी कंजूसी आप लोग नहीं करेंगे। चलिए 1909 हम लोग देख रहे हैं, और 1900 में 9 में हम लोग देख चुके हैं कि इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला गया था। ठीक है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दिया। प्रांतीय परिषद में संख्या समान नहीं था, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या देखना है कि परिषद का आकार बदला गया, यानी आपको केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60 कर दिया। ठीक है? इसके अलावा सबसे अगर इंपॉर्टेंट हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए बहुमत का स्वरूप। केंद्रीय परिषद सरकारी बहुमत बना रहा वहां पे, लेकिन प्रांतियों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति मिली। ये भी एक जीत ही थी। देखिए पहले गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का कोई मायने ही नहीं था। प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत का अनुमति मिला। चर्चा का दायरा देखें तो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पे संकल्प करने का भी अधिकार मिला। तो देखेंगे 1892 में नहीं दिया गया था। अब 1909 में देखा जाए तो ये लोग जो है प्रश्न पूछने और बजट संकल्प पे अधिकार रखने का इनको अधिकार दे दिया। क्लियर है? ठीक है? तो चर्चा का दायरा बढ़ा। अब भारतीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे, और बजट पे प्रस्ताव भी ला सकते थे। ठीक है? क्लियर? इसके अलावा बात करें हम लोग, तो भारतीयों का प्रवेश और विभाजनकारी नीति, ये तो देखेंगे तो सांप्रदायिकता जहर इसमें घोला गया, हम लोग इस पे बात अभी करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्यकारी परिषद में भारतीयों को एंट्री दी गई,
पहली बार किसी भारतीय को वायसराय के कार्यकारी परिषद में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिनको विधि सदस्य के रूप में आपको नियुक्त किया गया। ठीक है? पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो विधि सदस्य के रूप में चुने गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये है सेक्ट का सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या था, कम्युनल इलेक्टोरल, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई, यानी मुस्लिम सदस्य का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो क्या था, आपको एकदम बिल्कुल देखेंगे कि ये सिस्टम यहाँ से गड़बड़ होगा। यानी इसमें देखा जाए तब 1909 के सुधार बोले या सुधारों का कांटा बोले, ठीक है, समझ में आता नहीं है। ये कांटा इतना जहरीला था, भारत के भविष्य में सबसे जो है गहरा असर डालने वाला था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या था? ठीक है, देखिए मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ क्या करेंगे, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ठीक है, यानी समझिए पहले राजनीति की एक नदी जो है जो साथ बह रही थी, तो धर्म के नाम पे क्या किया गया, दो अलग अलग धारा हमेशा के लिए बांट दिया गया। अब ये धाराएं जो होंगी साथ बहने के बजाय एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी और हम और वे अपने भावना और कानून और राजनीति की पहचान देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, मार्लिमेंटो सांप्रदायिक निर्वाचक का इनको इसीलिए जनक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो लोग चाहते तो पृथक निर्वाचन की मांग, वैसे देखिए आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पृथक निर्वाचन का मांग तो मुस्लिम पहले से ही कर रहे थे। देखिए पृथक निर्वाचन का मांग मुस्लिम लीग कर रहा था, जोर शोर से कर रहा था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज के द्वारा क्या किया गया, बिल्कुल हवा देके और इसको सुलगा दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे सीधे स्पष्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो का सिद्धांत देखने को मिलता है। देखिए वो लोग चाहते तो एक संयुक्त निर्वाचक प्रणाली बना सकते थे जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित कर देते हैं जैसे आज होता है, लेकिन जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाया गया जो दो समुदाय को राजनीतिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए क्या करे, अलग कर दे। ठीक है, ये मैटर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे ये एक्ट जो है विवादास्पद था, कैसे पृथक पृथक निर्वाचक व्यवस्था लाई गई। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी बोला गया। ठीक है, चलिए, तो ये 1909 सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं, अभी भी जिनको क्लियर नहीं हुआ हो। ठीक है, जो हम लोग क्लासरूम का एनालॉजी फॉलो कर रहे हैं, टीचर वाला, वही हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचर को एज ए मिंटो आप ट्रीट कर ले। ठीक है, और क्लास का जो है मॉनिटर चुनने के लिए जो है कॉमर्स वाले जो है मान लीजिए केवल कॉमर्स वाले उम्मीदवार को ही वोट देंगे, आर्ट्स वाले केवल आर्ट्स वाले को ही वोट देंगे। ये था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। क्लियर समझ में आ रहा होगा? ठीक है, कि बच्चों को क्या किया जाए, आपस में बाँट दिया जाए। यही काम किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी इसमें क्या-क्या था, पृथक निर्वाचक मंडल था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। ठीक है, और मिंटो ने एक पत्र में लिखा भी था कि हम नाग के दाँत जो है बो रहे हैं और इसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ठीक है, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, भारत आगे चल के क्या होगा, 2 हिस्से में बँटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए एक बार इसको हम लोग और रिवाइज़ करते हैं। देखिए इस सेशन का टारगेट यही है, जो कंप्लीट देखे, पूरा उसको याद हो जाए, जो है 1892 1909। पूरक प्रश्न पूछने का आज़ादी बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का आज़ादी मिल गया। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे पहले सदस्य बने भारतीय सदस्य जो 1909 में शामिल हुए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। निर्वाचन देखें तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष था, धुंधला, और यहाँ पे कैसा सांप्रदायिक कर दिए वो लोग। बजट पे केवल चर्चा कर सकते थे, अब यहाँ पे चर्चा भी कर सकते थे प्लस प्रस्ताव भी। ठीक है, इसको आप लोग चाहे 1909 को कैसे याद रख सकते हैं, एम एम
एस। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एम याद रख सकते हैं, मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रोल, यानी पृथक निर्वाचन। एम से मार्ले मिंटो भी इसको बोलते थे, एस से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, जो मेंस वाले हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रश्न। 1909 के सुधारों ने भारतीयों के राजनीतिक समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें और उलझा दिया। इस कथन का आलोचनात्मक जो है मूल्यांकन कीजिए। कम से कम जो है आप इसको 150 शब्दों में लिख के चाहे मेरे को आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए 1909 कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 1909 के बाद 1919। ठीक है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिया गया। और यहीं से देखेंगे तो द्वैत शासन की जो है हायरार्की की शुरुआत होती है आपको 1919 से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझने का जो है प्रयास करते हैं कि क्या इसमें बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। ठीक है, 1909 में। ठीक है, देखिए 1909 में जो जहर घोला गया था और उसके बाद देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति आई। भारतीय लोग होम रूल का मांग कर रहे थे। ऐसे में अंग्रेज जो है एक और कानून लाने के लिए जो है मजबूर हो गए। होम रूल लीग 1916, प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय बिल्कुल मांग अपना रख ही रहे थे। तो ऐसे में लाया गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसको द्वैत शासन हम क्यों बोले? ठीक है, इस पे चर्चा अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे। देखिए, द्वैत शासन समझ ही लेते हैं। यानी इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था कि प्रांतीय विषय को 2 भागों में बाँटा गया। एक आपको है हस्तांतरित और दूसरा रहा आरक्षित। ठीक है? तो प्रांतीय विषय को 2 हिस्सा में, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। अब देखिए हस्तांतरित क्या था? ट्रांसफर क्या था? जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इमेज में भी आप लोग कुछ देख ही सकते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है? इन पे मंत्रियों का शासन था, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। आरक्षित में देखेंगे पुलिस हो गया, जेल हो गया, न्याय हो गया, वित्त हो गया, इन पे गवर्नर का शासन था और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। देखिए यहाँ पे, ठीक है? केंद्र में पहली बार 2 सदन बनाए गए, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। ठीक है? जैसे आज का जो राज्यसभा और लोकसभा है, वैसा ही केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिला। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? और को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों बोल रहे हैं भाई? मॉन्टेगू जो थे वो भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के जो है क्या थे? वाइसराय थे। ठीक है? यानी इस अधिनियम में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका, ठीक है? वो था जो है उत्तरदायी सरकार। यानी ब्रिटिश सरकार पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य है भारत में धीरे-धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। यानी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है देने का काम करें। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग में संसदीय व्यवस्था में क्या जो है चेंजेस लाया गया 1909 में, सॉरी 1919 में। पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं द्विसदनीय व्यवस्था। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है शुरू किया गया। वर्ड पर ध्यान देंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। यानी केंद्र में पहली बार 2 सदन बनाया गया। ठीक है? एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधान जो है सभा। ठीक है? इसके अलावा मैं दूसरा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया, डायरेक्ट इलेक्शन। यानी देश में पहली बार बड़े स्तर पे प्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत किया गया। हालांकि वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति, टैक्स या शिक्षा के आधार पे सीमित लोगों को था। आज के जैसा नहीं था, यानी हर एक लोग वोट देगा, ऐसा इसमें नहीं था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ विशेष लोगों को ही ये अनुमति दिया गया, बट यहाँ पे शुरुआत तो किया गया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे भारतीय विधान परिषद के स्थान पे राज्यसभा और लोकसभा का गठन। ठीक है, आज भी देखिए रहेंगे राज्यसभा और लोकसभा की बात होती है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया दोनों लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका घर हुआ ये। ठीक है, घर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम प्रांत को बोल,
ठीक है? जैसे उसमें ब्रिटिश प्रांत जो भी थे, ठीक है? इसमें घर में सफाई सजावट को हस्तांतरित विषय के जैसे ट्रीट करें, ठीक है? तो एक तो हुआ सफाई सजावट, तो ये हस्तांतरित विषय हो गए और ताला, तिजोरी, वित्त ये सब जो है मामला आरक्षित हो गए। ये गवर्नर के पास चला गया, ठीक है? देखिए सिंपल बात, आप बिना पैसे के घर का सफाई करेंगे, ठीक है? तो द्वैत शासन का सबसे बड़ा विफलता यही था, ठीक है? ये हस्तांतरित और ये जो 2 विषय यहाँ पे रखे गए थे, ठीक है? क्लियर? चलिए, इसमें क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ध्यान देंगे, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। लोक सेवा आयोग का प्रावधान, महिलाओं को वोट देने का अधिकार बट सीमित, ठीक है? 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य किया गया था वायसराय के परिषद में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। और पहले तो केवल सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए था, यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया। सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय तक ये विस्तार कर दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पे सीमित संख्या में मताधिकार ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 1919 आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है? समझ चुके हैं, ठीक है? तो हम लोग में देखें, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालयों का सृजन किया गया, ठीक है? ये भी इसमें था 1909 में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, भारतीय सचिव के कुछ कार्य इनको हस्तांतरित कर दिया गया। लोक सेवा आयोग 1926 में सिविल सेवक की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। दूसरा मेजर बात याद रखेंगे, ठीक है? 1919 में लोक सेवा आयोग बनाया गया। बजट पृथक्करण, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। राज्य विधानसभा में अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और 10 वर्षों बाद जांच करने के लिए एक आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1909 में जो भी हम लोग अधिनियम लाए हैं, इसका 10 वर्ष यानी 1929 में हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। इसका क्या कमी है, क्या जो है इसका पॉजिटिव, नेगेटिव है और उसी के आधार पे आगे हम लोग काम करेंगे। ये था आपका 1919 का अधिनियम, ठीक है? चलिए इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है? 1919 से 1909 से आखिर 1919 में आपका क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो, यहाँ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोल रहे हैं। शासन का स्वरूप कैसा था? यहाँ पे केवल परामर्शदार्थी था। यहाँ पे अब उत्तरदायी सरकार का बात किया गया। प्रांतीय जो है प्रशासन की बात करें तो केंद्रीकृत था 1909 में। यहाँ पे द्वैत शासन लाया गया प्रांतों में। केंद्रीय विधायिका की बात करें तो यहाँ पे 1 सदन था, यहाँ पे 2 सदन आ गया। निर्वाचन में देखेंगे तो केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन था, यहाँ पे क्या किया गया? सिख, ईसाई सबके लिए ला दिया गया। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, 1919 को डीबीएस, सिंगापुर का बैंक डीबीएस, यानी डीबीएस यानी डायरची इन प्रोविनेंस, यानी प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है? दूसरा जो है इससे याद रख सकते हैं, एस्टूटरी जो है कमीशन, यानी 10 साल बाद क्या किया जाएगा? एक आयोग बनाया जाएगा, जो आगे चल के साइमन कमीशन आप लोग देखेंगे, ठीक है? और बाई कमर्शलिज्म एट सेंटर, बी से आप याद रख सकते हैं, केंद्रों में द्वैध शासन। चलिए इतना क्लियर होगा, ठीक है? मेंस वाले एक प्रश्न चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है? 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन एक अव्यवहारिक व्यवस्था थी। तुलनात्मक जो है व्याख्या करना है, आप लोग जरूर जो है चाहे तो लिख के मेरे को भेज सकते हैं। यहाँ तक सब कहानी क्लियर है। देखिए, आज हम लोग शुरुआत कहाँ से किए हैं? 1862, ठीक है? यहीं से शुरुआत की है, ठीक है? फिर इम्पोर्टेंट हम लोग 1909 देखे, 1919 देख लिए। अब जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1935, ठीक है? देखिए 1935 से पहले बात करते हैं हम लोग कि आखिर 1935 अधिनियम जो है लाना क्यों पड़ा, ठीक है?
देखिए, अब कहानी ये है कि 1900 हम लोग 35 को, अच्छा 1935 से पहले ये साइमन आयोग दिया है सांप्रदायिक अवार्ड। आप सभी को कहानी पता ही है कि देखिए, वैसे 10 साल बाद तो सर्वे किया जाना था, लेकिन 1927 में ही क्या किया गया, साइमन आयोग बना दिया गया। ठीक है? नए संविधान में भारतीयों को स्थिति पता लगाने के लिए एक साइमन के नेतृत्व में साइमन आयोग बनाया गया। भारत में पूरा बहिष्कार होता है, ठीक है? और सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए बहिष्कार किया जाता है। सिफारिश देखें तो 1930 में द्वैध शासन समाप्ति का सिफारिश करता है, राज्यों में सरकार का विस्तार का बात करता है, सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखने को कहता है, और ये जो है 1935 का नियम का आधार बनता है, श्वेत पत्र बनता है आपको साइमन आयोग। ठीक है? क्लियर? देखिए, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, इसके बाद 3 जो है गोलमेज सम्मेलन, और इसके बाद जो है कानून तैयार किया जाता है, और आता है आपका 1935 का अधिनियम। के बीच ये सांप्रदायिक आपको अवार्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है? सांप्रदायिक अवार्ड होता है, फिर हम लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे कि पूना पैक्ट आता है। ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम। एक विस्तृत दस्तावेज अखिल भारतीय संघ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, इसको हम लोग इस अधिनियम को जो है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था इतना विस्तृत था, इसमें देखेंगे 321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ जो आज भी अपने संविधान में मौजूद है। इसलिए कभी-कभी कानूनी रूप से इसको हम लोग कार्बन कॉपी भी बोलते हैं। ठीक है? और इसे हम लोग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं 1935 को। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कॉपी की गई थी। ठीक है? एक पूरा जो है बड़ा विशाल जो है दस्तावेज था। ठीक है? साइमन कमीशन का रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के बाद एक पूरा ढाँचा देने का प्रयास किया गया। ठीक है? महत्व तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है? देखिए, मुख्य तो प्रावधान था अखिल भारतीय संघ का, बस ऐसा हो नहीं सका। अखिल भारतीय संघ मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, ब्रिटेन भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रिटेन भारत तो है और प्रांत और रियासत सभी को मिला के, यानी ब्रिटिश जो प्रांत था और रियासत को मिला के क्या किया जाए, एक संघ बनाया जाए, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए। जबकि इसमें देखेंगे कि रियासत शामिल नहीं होते हैं, ऐसे में अस्तित्व में आता ही नहीं है। बट यहाँ पे बात की जाती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। 1909 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, उसको खत्म करके प्रांत पूरी तरह से अब स्वतंत्र हो गया इसमें। ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों से हटाकर द्वैध शासन केंद्र में लगा दिया गया। यानी जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय था, जो प्रांतों में रखा गया था, 1919 में वो केंद्र में चला गया। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट में देखा जाए तो शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। फेडरल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी किसके पास होगी, वो वायसराय के पास होगी। ये बात इसमें रखा गया। ठीक है? बाकी ये असफल क्यों हो गया भाई? तो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, देशी रियासत शामिल नहीं हुए। ऐसे में जो एक कल्पना किया गया था अखिल भारतीय संघ का, वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे और याद हो भी गया होगा आपको। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। ठीक है? यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। राज्य को अपने दायरे में स्वतंत्र प्रशासन का अधिकार दे दिया गया। राज्यों में जो है गवर्नर के मंत्रियों की सलाह पे काम करना अनिवार्य था। ठीक है? जो 37 से 39 तक चला। केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया। ठीक है? यानी केंद्र में स्थानांतरित और आरक्षित विषय आ गया। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ। ठीक है? बट बात तो आपको याद रखना होगा। ठीक है? इसके अलावा 1935 की बात करें हम लोग, सांप्रदायिक विस्तार जारी रहा। यहाँ पे तो देखिए दलित जाति, महिला और मजदूर के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई। ठीक है? यानी अब दलित जाति जो शेड्यूल कास्ट है, महिला है, मजदूर है, उनके लिए भी अलग निर्वाचन करेंगे। यानी भारत को इतने टुकड़ों में तोड़ो, तो जुड़े ही नहीं। ये टारगेट था इन लोगों का। ठीक है? इसके अलावा देखेंगे तो संघीय न्यायालय की बात की गई।
ठीक है, 1937 में, ठीक है, जो आज अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, 1937 में दिल्ली में स्थापना किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए आरबीआई सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक देश के मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए, ठीक। लोक सेवा आयोग की बात की गई, संघीय के अलावा प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग का स्थापना भी बात हुआ। देखिए पहले से संघीय था, यानी केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए भी अब प्रांतीय लोक सेवा। ये देखिए केंद्र के लिए यूपीएससी हो गया आपका, राज्य के लिए बीपीएससी हो गया, आपका यूपीपीसीएस हो गया, यानी इसका विस्तार किया गया, ठीक है। मत अधिकार लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित ये समाप्त कर दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब बातें इसमें हुई और द्विसदनीयता 11 में से 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था भी यहाँ पे लाया गया था। ये आपको याद रखना है 1935 के बारे में। ठीक है, 1900 हम लोग 47 देखें, इससे पहले हम लोग इसको क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं, चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है? मान लीजिए कि इसको हम लोग समझते हैं, हाउस मैनेजमेंट जो है एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि पहले घर के हर एक कमरा यानी प्राण को फैसले में हेड ऑफिस दखल देता था, ठीक है? यानी अब भारत में देखेंगे हर एक प्रांतों में तो हेड ऑफिस क्या करता था? दखल देता था, ठीक है? अब इसमें क्या किया गया 1935 में प्रांतों को अपनी मर्जी से मान लीजिए रंग, पेंट, सजावट इन सब करने का अधिकार दिया गया। इन्हीं प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। क्लियर हुआ पहला? लेकिन पूरे घर का मुख्य बजट और सुरक्षा अभी भी वायसराय ही, ठीक है? ये बात ध्यान में रखेंगे। घर का हिसाब-किताब के लिए आरबीआई ला दिया गया। झगड़ा सुलझाने के लिए एक मान लीजिए कोर्ट ला दिया गया। ये सब व्यवस्था इसमें किया गया। बेसिक बेसिक अगर देखें, एक तो आरबीआई, फेडरल कोर्ट, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत, अशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास, ये सब जो आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित मशीन इसको कहा गया था। आप कमेंट में बताएँगे क्यों इसको बोला गया था? यानी एक ब्रेक वाली तो है, लेकिन इंजन रहित ये मशीन है। ठीक है? चलिए आप लोग 1935 भी समझ लिए, 1919 और 1900 आपका बात करते हैं सबसे पहले द्वैध शासन। देखिए प्रांतों में लागू था 1919 में, अब ये केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतीय स्थिति क्या थी? 1919 में ये केंद्र के अधीन थी। ठीक है? यहाँ पे क्या कर दिया गया? ऑटोनोमस कर दिया गया, स्वायत्त बना दिया गया। न्यायालय की बात करें, कोई संघीय न्यायालय नहीं थी 1919 में। यहाँ पे देखें एक फेडरल कोर्ट 1937। सूची की बात करेंगे, केवल 2 सूची थी, केंद्रीय और प्रांतीय। यहाँ पे 3 सूची आ गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है? 1935 को चाहे कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना सारा कंटेंट होते जा रहा है। ठीक है? एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, थ्योरी रिवीजन करके, फ्री से याद रख सकते हैं। एफ से फेडरल कोर्ट, ठीक है? आर से याद रख सकते हैं आरबीआई। ई से इंड ऑफ डायरकी इन प्रोविनेंस, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म। और ई से जो है एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल जो है इलेक्टोरेट, यानी दलित और महिलाओं के लिए भी विस्तार यहाँ पे किया गया। ठीक है? आप लोग के लिए मेंस के लिए एक छोटा-सा प्रश्न है कि क्या देखिए जो भी मैं प्रश्न दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, नहीं लिखेंगे आपकी मर्ज़ी है। भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम का ऋणी है, इस कथन का जो है पुष्टि करना है कम से कम 200 शब्दों में। ठीक है? अब चलिए 1935 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल हम लोग देखेंगे 1945, ठीक है? यानी ये अपना आज का आखिरी टॉपिक। यानी एक तरह से देखें तो बिल्कुल हम लोग ग्रैंड फिनाले में पहुँच गए हैं, ठीक है? अब एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिलेगा, जहाँ करोड़ों भारतीयों का जो इंतज़ार था वो समाप्त होगा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, ठीक है? ये कानून जो है न केवल भारत को आज़ाद किया था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के उस सूरज को भी अस्त कर दिया, जो कभी डूबता ही नहीं था, ठीक है? चलिए हम लोग एक-एक करके इसको देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे तो एक माउंटबेटन योजना यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा।
ठीक है? 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन की योजना पेश किया गया। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार किया और इसी योजना को कानूनी जामा जो है पहनाया गया ब्रिटिश संसद में और एक एक्ट जो है पारित कर दिया गया। ठीक है? इटली का घोषणा देखिए आता है 30 जून 1947 तक क्या करेंगे, ब्रिटिश शासन समाप्त कर देंगे। माउंटबेटन प्लान आ जाता है। कांग्रेस मुस्लिम लीग क्या करती है, इसको स्वीकार भी कर लेती है। ठीक है? अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे कि 1947 के अधिनियम में? सबसे पहला बात, टू डोमिनियन की स्थापना की बात की गई थी। यानी 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? सृजन होगा। ठीक है, पहला बात। वायसराय का जो पद है उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है? प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल पद बनाया गया, जिसका नियुक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को करनी थी, लेकिन डोमिनियन कैबिनेट के सलाह पे। ठीक है? ये बात ध्यान में आपको रखना है। ठीक है? तो हम लोग देखें कि वायसराय के पद का अंत किया गया। संविधान सभाओं को शक्ति दिया गया यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यानी इसी में देखेंगे तो दोनों देश के संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाना और किसी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का पूरा शक्ति दिया गया। ठीक है? यानी अपना-अपना क्या कर सकते हैं, वो लोग कानून बना सकते हैं। ठीक है? कानून निरस्त करने का भी शक्ति दिया गया। तो वही लिख रहा है, दोनों डोमिनियन के संविधान सभाओं ने अपने देश का संविधान बनाने और किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। ठीक है? संप्रभु संविधान। ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया। विधायिका के रूप में कार्य, यानी नए संविधान बनने तक संविधान सभाएं अपने-अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है? क्लियर? भारतीय सचिव का पद समाप्त किया गया, उसकी शक्ति राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव में हस्तांतरित किया गया। ठीक है? ये है भारतीय सचिव, ये पोस्ट भी आपका समाप्त हो जाता है और इसकी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है? देशी रियासतों को यहाँ तक छूट दिया गया, तो चाहे वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। बाकी इसके बाद सरदार पटेल की भूमिका और देखेंगे, भारत के एकीकरण में उनका काफ़ी अहम रोल रहा। ब्रिटेन के राजा के खिताब से भारत का सम्राट शब्द को हटा दिया गया, यानी शाही उपाधि हटा दी गई। इस तरह से ये था आपका 1947। रियासत को लेके देखें तो ब्रिटिश सरलता का तो अंत हुआ, लेकिन रियासतों को स्वतंत्र रखा गया। भारतीय रियासत पे ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हुई। भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे वो लोग, जो भी रियासतें थी। ठीक है? गवर्नर जनरल का स्थिति की बात कर ही लिए, वीटो का अधिकार समाप्त हुआ, मंत्रियों को परामर्श पे कार्य करने का अनिवार्यता, शाही उपाधि समाप्त किया गया, भारत का अब सम्राट वाला पद। 15 अगस्त 1947 से पूर्व कर्मचारियों को ही सुविधा मिलती रहेगी, सिविल सेवा वाली बात आई। ठीक है? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का शपथ जो है दिलवाया गया। इस तरह से ये अधिनियम हम लोग देखें। ठीक है? चलिए, तो ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए इसको हम लोग समझने का थोड़ा-सा प्रयास करते हैं, उदाहरण के अंतर्गत। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आपका पुश्तैनी घर था। ठीक है? जो अविभाजित था, जो अविभाजित भारत था, एक पुश्तैनी घर था, जिसका मालिकाना हक अब 2 भाइयों को दे दिया गया। ठीक है? यानी मालिक जो है के द्वारा घर की चाबियाँ छोड़ दी गई। अब दोनों भाई को अपना-अपना नया नियम कानून बनाना था। ठीक है? जो किराएदार थे, यानी जो इसमें किराएदार थे, मान लीजिए जो रियासतें थी, उन्हें कह दिया गया कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप जिस भाई के साथ रहना चाहते हैं रहे भाई। ये था आपका अधिनियम। ठीक है? बाकी इसमें हम लोग क्या-क्या देखें कि वायसराय का पद समाप्त किया गया। ठीक है? 15 अगस्त की तारीख थी। डोमिनियन शब्द यहाँ पे एक देखने को मिला। ठीक है? साथ-साथ हम लोग देखें कि देखते हैं कि क्या आखिर इसमें चेंजेज़ हुआ। ठीक है? 1935 से 1947 में आखिर क्या चेंजेज़ देखने को? देखिए, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च थी पहले 1935 में,
भारतीय संविधान सभा सर्वोच्च हो गई। वायसराय मौजूद थे यहाँ पे, यहाँ वायसराय गायब हो गए। रियासतें जो थी संघ का हिस्सा बनने का विकल्प था उनके पास, अब पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया। स्थिति कैसे था भारत का? पहले ब्रिटिश का कॉलोनी था, अब स्वतंत्र डोमिनियन वाली बात आ गई। ठीक है, आज़ादी मिली। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फ्रीडम। ठीक है, 1947 को लेके फ्रीडम से याद रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इफ फिनिश ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। आर से रीअपील एनी ब्रिटिश लॉ, किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द किया जा सकता है, रीपील। और ई से इम्पेरर ऑफ इंडिया टाइटल गॉन, यानी सम्राट का जो है उपाधि समाप्त। ई से इंड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी भारत सचिव पद जो है समाप्त होता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आप लोग चाहें तो एक प्रश्न लिख सकते हैं कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश शासन की विदाई का कानूनी दस्तावेज था, लेकिन इसने विभाजित कड़वाहट के साथ छोड़ी। इस पे चर्चा करना है और आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 1773 से लेके 1947 तक सारा कहानी हम लोग समाप्त किए। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, और ये मंत्रालय का आपका लिस्ट रहा। वायसराय परिषद कार्यकारी सदस्य थे, नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, नेहरू दिख रहे हैं, पटेल, लियाकत अली, जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधित विदेश मामला इनको दिया गया। सरदार पटेल के पास गृह सूचना प्रसारण हुआ। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य कृषि रहा। जॉन मथाई के पास उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम के पास श्रम। बलदेव सिंह के पास रक्षा। लियाकत अली के पास वित्त। राजगोपालचारी शिक्षा और कला। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है इनके पास विधि रहा। ठीक है, बाकी 1947 का जो पहला मंत्रिमंडल था, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए मंत्रिमंडल यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। प्रधानमंत्री सबको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। वैज्ञानिक शोध विदेश मामला इनको मिलता है। इसके अलावा देखें, सरदार पटेल गृह सूचना राज्यों का मामला। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा, आर के शरणगुनम चेट्टी को वित्त, जगजीवन राम को श्रम, बलदेव सिंह को रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर को जो है स्वास्थ्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति, भीमराव अम्बेडकर विधि, और जॉन मथाई को रेलवे। ठीक है, ये कहानी रहती है। उम्मीद करते हैं पूरा रजिस्टर क्लियर आप सभी का हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसको हम समराइज करते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। शुरुआत हम लोग कहाँ से किए थे? 1777 रेगुलेटिंग एक्ट से। क्यों लाना पड़ा? कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। क्या चेंजेस देखने को मिले? ये क्लियरली आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, कैसे केंद्रीय शासन की नींव पड़ी? क्यों एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा? पिट्स का इंडिया एक्ट में क्या खास बातें थी? ठीक है, एकाधिकार कैसे समाप्त किया गया 1813 में और पूर्णतः 1833 में। ठीक है, 1853 चार्टर में आखिर क्या खास बात थी? गवर्नर जनरल की परिषद में क्या चेंजेस लाया गया था? साथ साथ देखिए 1857 का विद्रोह। इसके बाद हम लोग देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858, मेजर चेंज था, क्या क्या चेंज था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़े 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और हम लोग देखें आज कि भारतीयों का समावेशन, देखिए आज यहीं से आपका क्लास स्टार्ट हुआ था कि भारतीयों का समावेशन रखा गया, विधान परिषदों को विस्तार किया गया, भारतीय भी शामिल हुए इसमें। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, ये सब मनोनीत किए गए। विकेंद्रीकरण किया गया, मद्रास बंबई को फिर से विधायी शक्ति लौटा दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। अध्यादेश जो है, वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। फिर हम लोग 1892 का अधिनियम देखें। अब देखिए चेयर का संख्या यहाँ पे बढ़ रहा है, परिषद का आकार बढ़ गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का संख्या क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। बजट पे बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। नामांकन यहाँ पे देखने को मिला। विश्वविद्यालय, आपको व्यापार संघ, नगर पालिका, इनके सिफारिश पे परोक्ष जो है चुनाव की बात हुई। ठीक है, फिर हम लोग देखें 1909 का अधिनियम यानी मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें सबसे मेजर क्या देखिए आप? कम्युनल इलेक्टोरल। अब देखिए ये जनरल है, इसमें सारे लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम का मतदान केवल और केवल मुस्लिम ही करेंगे। ठीक है, ये रखा गया इसमें।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहला सदस्य बनाया गया। परिषद का आकार 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया। सांप्रदायिकता को वैधानिकता जो है मिल गया यहाँ से, ठीक है, विधि बना दिया गया, ठीक है। साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण हम लोग देखे थे, कैसे 1773 में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, जो 1833 तक केंद्रीकरण आपको चरम पे था। फिर 1831 में विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ और 1933 आते-आते तक प्रांत कैसे स्वायत्त हो गए। इसके बाद हम लोग समझे सिविल सेवा का विकास, ठीक है। 1833 में पहली बार प्रयास किया गया था सिविल सेवा को लेके, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण रोक दिया गया। 1853 में बिल्कुल खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी गई। 1854 में मैकाले समिति इसमें इंटर करता है, ठीक है। बाकी आज का जो है अपना संविधान आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान संविधान का विरासत, यानी इसमें लोक सेवा आयोग है, संसदीय प्रणाली है, अध्यादेश की शक्ति है, संघीय ढांचा है, एक न्यायपालिका है, ठीक है। ये सब हम लोग देखे कि कैसे 1773 से ये सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते और 1935 और आज का अपना जो है पार्लियामेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यापारिक गुट से संप्रभु शक्ति का सफर कैसे जो है आज हम लोग देखने को मिला। स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए मजबूत आधार कैसे-कैसे तैयार हुआ। ये वही नींव था जहाँ संविधान सभा ने आधुनिक भारत का निर्माण जो है रखा था। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जो है इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज 1909 भी पढ़े, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। और सुधार से बड़ा यहाँ पे देखिए ये क्या किया गया, आप आज समझ ही सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी मुस्लिम के लिए केवल मुस्लिम ही इनको वोट करेंगे, ठीक है। कार्य और सदस्य की बात करें, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं आप लोग। 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया, आकार में वृद्धि किया गया, ठीक है। कैसे 1919 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बार-बार प्रश्न इससे बनता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, हस्तांतरित और रिजर्व, ट्रांसफर और रिजर्व विषय रखे गए, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो प्रांतों में जो है देखा जाए 2 भागों में बाँटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। हस्तांतरित गवर्नर और मंत्री उत्तरदायी होते थे, गवर्नर और कार्यपालिका परिषद ये उत्तरदायी नहीं होते थे। 1909 के अधिनियम में आज हम लोग बात किए, द्विसदनीयता आई, यानी केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा आया। वायसराय का परिषद 6 में से 3 भारतीयों को रखने का बात किया गया, ठीक है। लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ के सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया। मुसलमानों से आगे बढ़ते हुए लंदन में एक भारत उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया, ठीक है। केंद्रीय बजट के लिए राज्यों के बजट से पृथक किया गया, ठीक है। फिर देखें हम लोग साइमन आयोग आता है, क्यों इसका बहिष्कार किया जाता है, इसी के रिपोर्ट के आधार पे कैसे जो है कानून लाया जाता है, तो इसको हम लोग देखें। और फिर आखिरी में हम लोग देखें भारत शासन अधिनियम, महत्वपूर्ण इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पूरा एक मोटा दस्तावेज था, ठीक है। इसमें 321 धारा, 10 अनुसूची, विषय देख सकते हैं, अवशिष्ट शक्ति, वायसराय के पास प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है। एक संस्थागत विस्तार था, एक केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है। बाकी कभी लागू नहीं हुआ, वो अलग चीज है। द्विसदनीय 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। बाकी मत अधिकार का बात करें तो 10% ही मत का अधिकार मिला। आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। कोर्ट ऑफ जो है यानी संघीय न्यायालय की बात की गई, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फिर आखिरी में हम लोग देखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इटली की घोषणा 30 फरवरी 1947 में, 30 जून तक ब्रिटिश शासन समाप्त होगा। आता है माउंटबेटन प्लान, मुस्लिम लीग और कांग्रेस स्वीकार करती है और इस तरह से भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हो जाता है। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेटस बन जाते हैं। वायसराय का पद समाप्त होता है, दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल की बात होती है, ठीक है। शक्ति का जो है हस्तांतरण होता है, पावर ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ देख रहे हैं भारत का तिरंगा बिल्कुल लहरता हुआ दिख रहा है। संप्रभु संविधान बनाने, ब्रिटिश कानून को समाप्त करने का अधिकार दिया गया, रियासतों को छूट दी गई, उपाधि वीटो का अंत किया गया, ठीक है। बाकी हम लोग जाते-जाते देखें आज की अंतरिम जो है
ये मंत्रिमंडल का लिस्ट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी का बेहतर एक रिवीजन ज़रूर हुआ होगा। ये था स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जहाँ जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है? सरदार पटेल आपको दिख रहे हैं, गृह सूचना अंबेडकर दिख रहे हैं आपको कानून मंत्री यानी विधि मंत्री के रूप में, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं, देखिए क्या होता है कि कंटेंट ज़्यादा कवर करना होता है तो टाइम लगता ही है। बाकी एक तरीका है कि मैं आऊँ 10 मिनट में सारा टॉपिक आपको बता दूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य आप कहीं भी परीक्षा में बैठें, अब आपको इस लेक्चर के बाद ज़रूर पता चल गया होगा कि अधिनियम क्यों लाए गए हैं। और देखिए, फैक्ट पहले से मैक्सिमम पता होगा ही, ठीक है? तो आप प्रीलिम्स, मेंस दोनों अप्रोच रख सकते हैं इस लेक्चर के साथ। चलिए, उम्मीद करते हैं बेहतर रहा होगा। आपको बेहतर लगा होगा तो ज़रूर इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा बिल्कुल कंटिन्यूटी में आप सभी के लिए काम करते रहें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।